अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने क्लास में डिस्कस किया था कि कॉइन्स की क्या प्रोबेबिलिटी होगी एंड डाइस की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। मैंने आपसे शेयर किया था कि जब तक हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रायल्स 3 तक रहेंगे, 3 नंबर ऑफ़ ट्रायल्स होंगे, तो हम बेसिक प्रोबेबिलिटी में मैनुअल वर्किंग के साथ ही इसको कर रहे होंगे, मैनुअल कैलकुलेशंस के साथ टेबल बना के, और जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे उनकी बेसिस के ऊपर हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया कि अगर हमारे नंबर ऑफ़ ट्रायल्स 3 से एक्सीड कर जाएंगे तो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की तरफ चलेंगे, जो कि इंशाल्लाह हम आज ही स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में मेरे साथ आपकी जो डिस्कशन हुई थी दैट वाज रिगार्डिंग कार्ड्स। हमने डिस्कस किया था कि टोटल कार्ड्स 52 होंगे, ठीक है। इनकी दो ब्रॉड कैटेगरीज हमने बना दी थी एंड फर्स्ट वन वाज 26 ईच, मतलब 26 जो हैं वो रेड्स होंगे एंड 26 इसमें से ब्लैक्स होंगे। इसको हमने फर्दर कैटेगराइज किया था 13 ईच की कैटेगरी में, जैसे रेड्स में डायमंड्स आएंगे एंड हार्ट्स आएंगे, और 13 ईच कैटेगरी में हमारे पास फर्दर फॉल करेंगे। इन 13 ईच की कैटेगरीज में मैंने जो फर्दर कैटेगरीज बनवाई थी आपको, वो चूंकि ये 13 है तो 13 कार्ड्स हमने हर कैटेगरी के पूरे करने हैं। ये स्टार्ट जो है वो एस से होता है इंस्टेड ऑफ 1, तो एस कार्ड्स हमारे पास पहले आते हैं एंड आफ्टर डेट हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ तक 10 तक नंबर पूरा करके देन हमारे पास आते हैं जैक्स, क्वींस एंड किंग्स। चूंकि ये एस है तो इसको हम इसी तरह से एस कार्ड कहते हैं। ये चूंकि हमारे पास नंबर्स हैं तो इनको हम नंबर कार्ड्स ही कहते हैं। एंड इनके ऊपर अगर किसी ने प्रैक्टिकली देखा हो, जो कि ऑब्वियसली देखे होंगे कार्ड्स, तो इनके ऊपर चूंकि पिक्चर्स बनी होती हैं तो इनको हम पिक्चर कार्ड्स कह सकते हैं। यहाँ तक मैंने आपको लास्ट टाइम ओवरव्यू दे दिया था और इसके ऊपर हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो क्लास में करने जा रहे थे, ठीक है। वो प्रैक्टिस क्वेश्चन में पहले आपके साथ यहाँ पे नोट करवाती हूँ आपको एंड आफ्टर डेट हम उसके सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। एज एन एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, ठीक है। फ्रॉम अ वेल शफल्ड deck of 52 cards, 2 cards are selected. What is the probability of number 1? Red and black cards. Number 2, clubs and diamond cards. Number 3, heart and black card. मैं जब आपको क्लास में कार्ड्स के बारे में ओवरव्यू दे रही थी
तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर किसी ने प्रैक्टिकली कार्ड्स प्ले किए हुए हैं तो उसको रिकॉल करने में थोड़ा सा इजी कंफर्ट फील होगा कि ठीक है ब्लैक कैटेगरी में कौन कौन सी टाइप्स होती हैं या रेड्स में कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। अगर किसी ने नहीं इस तरह से रिकॉल कर सकता कोई, तो काइंडली वो इस चार्ट को अपने माइंड में बिठाए, इस चार्ट को याद कर ले, बिकॉज इसको याद किए बगैर आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। लेट्स से ये हमारे पास एक क्वेश्चन है ठीक है, इसमें बाद में कुछ फर्दर एडिशन भी कर लेंगे, बट फॉर द टाइमिंग हम इसी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने की तरफ जाएं तो नंबर 1 मेरे पास रिक्वायरमेंट है रेड एंड ब्लैक कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लैक कार्ड्स। एंड लॉजिक आपके साथ डिस्कस हुई हुई है, ठीक है। एंड लॉजिक को अप्लाई करने का तरीका क्या है ये भी आपके साथ बहुत डिटेल में मैंने स्टेप वाइज शेयर किया था, ठीक है। आपने सबसे पहले ये देख लेना है कि आपके पास कोई भी जो इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। तो ऑब्वियसली इसमें कोई दो कार्ड्स अगर सेलेक्ट हो रहे हैं तो रेड और ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम एक कार्ड पहले सेलेक्ट करेंगे तो वो रेड हो सकता है, जब हम दूसरा कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो वो ब्लैक हो सकता है इसमें। और जब हम ये कार्ड्स वाली और कॉइन्स वाली और डाइस वाली प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने आपसे शेयर किया था और बोर्ड पे लिखा भी था कि ये विद रिप्लेसमेंट के केस में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये विद रिप्लेसमेंट है, मींस कि अगर एक कार्ड सेलेक्ट हुआ है तो हम उसको वापस रिप्लेस कर देंगे और उसके बाद हम दूसरा कार्ड इसमें सेलेक्ट करेंगे। और अगर पहला कार्ड रेड है तो दूसरा कार्ड ब्लैक हो सकता है, बिकॉज हमने दो ही कार्ड सेलेक्ट किए हैं और दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है। जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये दो कैटेगरीज आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी की तरफ जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लैक, इसका जो फॉर्मूला हमारे पास डेवलप होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम इस तरह से डिनोट कर रहे थे कि उसकी जो रिक्वायर्ड आउटकम है वो डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो मेरे पास जो रेड्स हैं वो उस कैटेगरी का टोटल हम रिक्वायर्ड आउटकम्स में ले रहे थे, तो रेड कैटेगरी का टोटल मेरे पास 26 है आउट ऑफ 52। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास जब 52 कार्ड्स हैं तो उसमें से कोई भी मैं कार्ड सेलेक्ट करूँ तो उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी 26 है, बिकॉज 26 कार्ड्स रेड कार्ड्स डेक में मौजूद हैं और जब मैं उसमें से कोई सिलेक्शन करूंगी तो 26 कार्ड्स में से कोई कार्ड भी आ सकता है आउट ऑफ 52। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास रिक्वायर्ड आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम करके 26 डिवाइडेड बाय 52 आती है। सेम इज द केस विद ब्लैक कार्ड्स, ब्लैक की कैटेगरीज का टोटल भी 26 है और ये 52, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू वुड फाइंड कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 0.25। इनको मल्टीप्लाई किया है सिंपली और कुछ इसमें नहीं किया। अच्छा, सेकंड मेरे पास जो क्वेश्चन है दैट इज क्लब्स एंड डायमंड्स, ठीक है। वापस आते हैं चार्ट्स में, ठीक है। जब मेरे पास रेड्स और ब्लैक की कैटेगरी थी तो रेड्स कैटेगरी का टोटल मेरे पास 26 था, मैंने 26 ओवर 52 कर दिया। ब्लैक का टोटल 26 था तो 26 ओवर 52 कर दिया। अब जो नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है वो है क्लब्स एंड डायमंड्स का, एंड यू कैन सी कि क्लब्स की कैटेगरी का टोटल मेरे पास 13 है तो रिक्वायर्ड आउटकम में 13 आएगा, और डायमंड्स की कैटेगरी का टोटल भी 13 है तो मेरे पास रिक्वायर्ड आउटकम में 13 आना चाहिए। मैं सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब्स एंड डायमंड्स, फॉर्मूला हम ऑलरेडी इसको प्रैक्टिस भी कर चुके हैं काफ़ी, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड्स। अगेन ये एंड कैटेगरी का क्वेश्चन है। एंड कैटेगरी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपके साथ स्टेप्स शेयर कर चुकी हूँ, उसको हम प्रैक्टिस भी कर चुके थे। आपने सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं। तो चूंकि ये क्लब्स और डायमंड्स, अगर हम एक कार्ड सेलेक्ट करें तो वो क्लब हो सकता है और दूसरा कार्ड सेलेक्ट करें तो वो डायमंड हो सकता है, तो ये दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बनते। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे इवेंट्स होते हैं? ऐसे इवेंट्स जो दोनों साइमल्टेनियसली अकर ना हो सकें, तो इनमें कोई ऐसा फीचर नहीं है जो हमें ये कहे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो क्लब्स की कैटेगरी का टोटल मेरे पास 13 आता है आउट ऑफ टोटल
आउटकम डेट इज़ 52 एंड सेम इज़ द केस विद डायमंड्स के कैटेगरी का टोटल मेरे पास 13 आता है 52, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। वी मूव टूवर्ड्स थर्ड पार्ट एंड दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट एंड ब्लैक कार्ड। ओके, अब आप देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट्स एंड ब्लैक कार्ड्स क्या हो सकती है, ठीक है। हमने ये देखना है, दो कार्ड्स सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। दो आउटकम्स की बात हो रही है। क्या पहला आउटकम हार्ट्स हो सकता है और दूसरा आउटकम ब्लैक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। ये इवेंट्स मैं फिर कह रही हूँ, सबसे पहले हमने एंड लॉजिक में ये देखना होता है कि हमारे पास इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है। अब आप ये देख लीजिए कि ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बनते, बिकॉज आप अपने माइंड में अगर क्वेश्चन क्लियर करें तो क्वेश्चन ये है कि पहला कार्ड, चूंकि दो कार्ड सेलेक्ट हुए हैं, तो पहला कार्ड अगर हार्ट्स हो तो दूसरा कार्ड ब्लैक हो सकता है या नहीं? तो बिल्कुल हो सकता है। एक हो सकता है हम इसमें से सिलेक्ट करें तो इसमें से आए, दूसरा हो सकता है इस कैटेगरी में, मतलब क्लब्स और स्पेड्स में से कहीं भी आए। तो इस कैटेगरी का टोटल मेरे पास 13 आता है और इसका मेरे पास 26 आता है। तो जब मैं थर्ड पार्ट को सॉल्व करने जाती हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट एंड ब्लैक कार्ड कम्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक्स, एंड ऑब्वियसली हार्ट्स जो हैं उस कैटेगरी के 13 टोटल आता है और ब्लैक्स में 26/52 मेरे पास आएगा, एंड इसको भी आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्यूरी, ऑब्वियसली फिजिकल क्लास होती तो आपसे क्यूरी कर सकती, बट अगेन मैं यहाँ पे एक क्यूरी रेज करती हूँ और उसके बाद उसको हम फर्दर कहीं डिस्कस कर लेंगे। ऑब्वियसली आपको पॉज लेके उसके बारे में पहले खुद सोचना है एंड देन आपको उसको सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। अगर मैं कोई ऐसा क्वेश्चन बनाऊँ कि इफ़ अ कार्ड इज सिलेक्टेड इज ब्लैक, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ डायमंड कार्ड, ठीक है। अगर मैं कोई ऐसी कैटेगरी बनाऊं कि मैंने एक कार्ड सेलेक्ट किया है जो कि ब्लैक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो डायमंड भी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इफ वाली कंडीशन लगेगी, एंड में ही रहेगा ये, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि मैंने प्रोबेबिलिटी किस तरह से बनानी है कि मैंने जो कार्ड सेलेक्ट किया है वो ब्लैक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि वो डायमंड भी है। तो मैंने फाइंड कैसे करना है, मैंने आपको इस फॉर्मूले को रीड करने का तरीका बार बार क्लास में शेयर किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड इफ ब्लैक हैज़ बीन सिलेक्टेड, ठीक है। जब इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा तो आप ऊपर चले जाएं, जाके देख लीजिए हमारी कैटेगरी में कहीं जो पहला स्टेप है वो हम पहले इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इवेंट्स हमारे लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बन जाते हैं। तो देखिए, मैंने पहला कार्ड सेलेक्ट किया वो है ब्लैक, अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन मैंने पहला कार्ड सेलेक्ट किया वो है ब्लैक। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ डायमंड कार्ड। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैंने जो कार्ड सेलेक्ट किया हो ब्लैक हो और एट द सेम टाइम वो डायमंड भी हो? नेवर। मतलब कि ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। ये इवेंट्स ऐसे इवेंट्स हैं जो एक साथ अकर नहीं हो सकते, साइमल्टेनियसली अकर नहीं हो सकते, बिकॉज अगर आपने एक कार्ड सेलेक्ट किया है एंड दैट इज फ्रॉम ब्लैक कैटेगरी, तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि वो डायमंड्स में फॉल करे, वो या क्लब्स में फॉल करेगा या स्पेड्स में फॉल करेगा। तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि आप एक ब्लैक कार्ड सेलेक्ट करें एंड वो डायमंड हो। तो आप फर्स्ट स्टेप से ही अपनी इस प्रोबेबिलिटी को ज़ीरो कह देंगे कि जी इसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है, किसकी, कि अगर आप कोई कार्ड सेलेक्ट करें वो ब्लैक है एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी के ये डायमंड भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक और आपके साथ क्वेश्चन शेयर करती हूँ, ठीक है।
इसी तरह प्रैक्टिस के लिए जिस तरह अभी हमने ये किया ब्लैक और डायमंड वाला, ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन रेज करती हूँ और वो क्वेश्चन ये होता है, इफ़ वन कार्ड इज सेलेक्टेड इज डायमंड, इसको लिख भी लेते हैं, इफ a card is selected is a diamond, what is the probability that the card is नंबर कार्ड। ठीक है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि अगर कोई कार्ड सेलेक्ट किया जाए जो कि डायमंड है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो नंबर कार्ड होगा। जब आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो अगेन मैं आपसे यही रेफर करूंगी कि आपको अपना वो चार्ट आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है, कि नंबर कार्ड्स में डायमंड कार्ड हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ब्लैक किस कैटेगरी के हो सकते हैं, रेड्स किस कैटेगरी के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में। जी, क्वेश्चन बेटा ये है कि आपने कोई कार्ड सेलेक्ट किया है जो कि डायमंड कार्ड है एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि वो कार्ड नंबर कार्ड भी है, ठीक है। हम इसको किस तरह से देखेंगे, सबसे पहले तो हमने यही देखना है कि ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं है, ठीक है। जब हम वापस अपने चार्ट पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो डायमंड्स कैटेगरी है उसमें ऑब्वियसली जब हर कैटेगरी में 13 कार्ड्स आ रहे हैं और वो 13 कार्ड इस तरह से पूरे हो रहे हैं तो डायमंड्स में नंबर कार्ड्स आना कोई इम्पॉसिबल या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई कार्ड डायमंड हो और एट द सेम टाइम वो नंबर कार्ड भी हो। तो इसी को कंसिडर करते हुए जब हम आगे चलते हैं कि जी ठीक है, ये इवेंट तो पॉसिबिलिटी तो है इस इवेंट की कि हम एक कार्ड सेलेक्ट करें वो डायमंड हो और उसकी ऐसी भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो नंबर कार्ड हो। अब इसको हमने इंटरप्रेट कैसे करना है, मैंने आपको क्लास में भी इसका फॉर्मूला पढ़ने का तरीका बताया था कि ये एंड कैटेगरी में जब क्वेश्चन आता है और इफ़ कंडीशन के साथ जब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में फॉल करता है तो हम इसको रीड आउट कैसे करते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड एंड नंबर कार्ड, ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे फर्स्ट इवेंट होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड, ठीक है, एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इफ फर्स्ट इवेंट हैज बीन अकर्ड, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर कार्ड अगर वो डायमंड है तो, ठीक है। अब हम इसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। हम ऐसा हो सकता है कि हम इस फैक्टर को फाइंड कर लें, ठीक है, क्योंकि हम इस फैक्टर को डायरेक्टली अपने क्वेश्चन में पुट नहीं कर सकते, लेकिन इस फैक्टर को हम ज़रूर फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर कार्ड, ठीक है। इसको कैसे करेंगे कि डायमंड की कैटेगरी में तो 13 आते हैं, ठीक है, 13/52 मल्टीप्लाई बाय नंबर कार्ड्स की कैटेगरी का टोटल कितना है। तो बेटा अगर आप यहाँ पे आके काउंट करो ऊपर आके, ठीक है, तो आपके पास नंबर कार्ड्स हैं 2 से लेके 10 तक, मतलब 9 नंबर कार्ड्स हैं और 4 कैटेगरीज हैं, 1 2 3 4 नंबर कार्ड्स। इन चारों कैटेगरीज में 9 ईच कैटेगरी फॉल करते हैं, ठीक है, 9 कार्ड्स हैं ईच कैटेगरी में जो कि नंबर कार्ड्स हैं, तो 9 4 36। इसकी जब मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगी तो मेरे पास आएगा 36 डिवाइडेड बाय 52 टोटल आउटकम्स, ठीक है, इज इक्वल टू, इसकी मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कार्ड्स 13/52 मल्टीप्लाई बाय ये मेरे पास फैक्टर एज इट इज फॉल करेगा, ठीक है। एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू वुड गेट योर आंसर।
प्रोबेबिलिटी ऑफ n डिवाइडेड बाय d। इन इस फैक्टर को सॉल्व कर लें एंड देन इसको इस फैक्टर को इज इक्वल टू के जब आप लेफ्ट साइड पे लेके आओगे तो आपके पास आपका आंसर आएगा। अच्छा, दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड कि मैं आपको कार्ड्स की, कॉइन्स की या डाइस की जो मैक्सिमम जो केसेस मेरे नज़दीक थे मैं वो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है, कुछ मैं दो चीज़ें आपको देती हूँ जो कि आपने सॉल्व करनी है एंड आप मुझसे क्लास में पूछ लीजिएगा अगर इसमें कोई इशू हुआ। ठीक है, एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक एंड क्वीन कार्ड्स? ठीक है, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ spade card if it is ace? तो ये एक जो है वो फर्स्ट वाला बहुत सिंपल, ठीक है, दूसरा वाला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, बट अगेन ऊपर वाले जो क्वेश्चन में सॉल्व किया उसी तरीके से होना है। तो देयर इज़ नो रॉकेट साइंस एंड देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ कि ये क्वेश्चन आपसे ना हो सके। एनीवेज जो भी प्रॉब्लम आएगी वो हम अपनी फिजिकल क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। एक और क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए या आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ a heart card that it is what is the probability of heart card that it is a black card? ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, आपने सॉल्व करना है। इसमें जस्ट डिसीजन मेकिंग ही है, आपने जस्ट ये देख लेना है, एक मेरी तरफ से जो हिंट है वो ये, आपने सिर्फ ये देख लेना है कि क्या इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है, जो कि ऑब्वियसली आपने एंड लॉजिक का क्वेश्चन कोई भी जब करना है तो आपने एंड लॉजिक के क्वेश्चन से पहले अपने जब स्टेप्स फॉलो करोगे तो सबसे पहले स्टेप में आप यही देख रहे होते हो कि मेरे पास इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है। जब आपके पास ये चीज़ इंश्योर हो जाती है कि इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो देन आप देखते हो कि उसकी कोई वैल्यू गिवन है या हम उसको फाइंड करने जा रहे हैं। तो यही चीज़ें आपने इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी देखनी है। अच्छा, दिस इज इट विद चैप्टर नंबर 15। ठीक है, कॉन्सेप्ट डिलीवरी यही थी, बाकी परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस वगैरह हैं वो बहुत छोटा सा माइनर सा टॉपिक है। ठीक है, उसको हम टेकअप करेंगे। फॉर द टाइमिंग मैं मूव कर रही हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की तरफ। जैसा कि मैंने पहले भी शेयर किया था कि हम चैप्टर 15 एंड 16 मिक्स ही पढ़ेंगे, मिक्स से मुराद को मिला के पढ़ेंगे। ठीक है, और इनको जो बुक से जो मैं गो थ्रू करवाती हूँ, जैसे ठीक है कि हम हर सेक्शन पे जाके देखते हैं कि जी ये टॉपिक हमने कर लिया, ये टॉपिक हमने कर लिया है, तो एक बार मैं 15 और 16 को कंबाइंड डिलीवर कर दूं, उसके बाद मैं आपको बुक से गो थ्रू करवा के इसके क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करवाऊंगी। अच्छा, अभी हम जो मूव कर रहे हैं डेट इज टुवर्ड्स चैप्टर 16। probability distributions।
इसमें बेटा जितनी भी मिथ्स बनी हुई हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है वो समझ नहीं आती या प्रोबेबिलिटी नॉर्मली स्टूडेंट्स को बहुत टफ टाइम देती है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये टफ टाइम किस नोयत का होता है और किस रीज़न से होता है बेटा? इसका एक पहली रीज़न टफ टाइम देने की ये है कि प्रोबेबिलिटी में हर चीज़ लिंक्ड है, एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट पे बेस कर रहा होता है, ठीक है। मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं अभी कोई कॉन्सेप्ट डिलीवर करूँगी तो मैं इस चैप्टर के लास्ट में भी अगर कुछ डिस्कस कर रही होंगी तो उसको इसी कैटेगरी के साथ मैं कंपैरिजन में बता रही होंगी, ठीक है। तो जब किसी स्टूडेंट का एक लेक्चर मिस हो जाता है तो उसको फिर मोमेंटम नहीं उसका बन पाता कि वो प्रोबेबिलिटी को ठीक से समझ सके, क्योंकि उसकी बहुत सी चीज़ें मिस हो जाती हैं जो कि उसको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अब इसमें जो स्टूडेंट्स जिस चीज़ में डिफ़िकल्टी फील करते हैं सब लेक्चर्स लेने के बावजूद, लैक ऑफ प्रैक्टिस इज़ द मेजर रीज़न। क्योंकि आपको क्वेश्चन देख के सिर्फ ये जज करना मुश्किल हो जाता है कि आपने किस सिचुएशन में किस प्रोबेबिलिटी को अप्लाई करना है। जस्ट लाइक हमने मीन की जो कैटेगरीज पढ़ी थी, हमने जो मीन की टाइप्स पढ़ी थी, 5 टाइप्स ऑफ मीन थी, तो हमने उसमें सिर्फ यही जज करना होता है, ठीक है। फॉर्मूलाज तो बहुत इजी होते हैं, हमने उसमें जज क्या करना होता है, सिर्फ ये जज करना होता है कि जी हमारे पास अगर स्पीड गिवन है तो हमने कौन सा मीन अप्लाई करना है, हमारे पास अगर ग्रोथ रेट गिवन है तो हमने मीन कौन सा अप्लाई करना है। तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस हम, चूँकि उन सिचुएशंस में कहीं किसी न किसी हद तक सिचुएशंस फिक्स्ड होती हैं कि अगर ये सिचुएशन है तो ये कर दीजिएगा, अगर ये सिचुएशन है तो ये कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे भी सेम आपने डिसीजन मेकिंग करनी है, सेम जजमेंट आपने अप्लाई करनी है, लेकिन जजमेंट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि स्टूडेंट उस सिचुएशन को हम कह सकते हैं कि फिक्स नहीं कर सकते कि अगर ये गिवन हो तो ये कर लेना, नहीं, हम आपको 2, 3, 4 कैटेगरीज, 2, 3, 4 प्रॉपर्टीज़ बता सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। अगर ये मीट हो गई तो ये वाली प्रोबेबिलिटी लगाएं, अगर इसमें से ये ना हुआ तो ये वाली प्रोबेबिलिटी लगाएं। तो इसलिए आपको जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, अब इसका हल एक ही है, ठीक है। हम इसको जितना भी आसान बना के समझने की कोशिश करें, ऑब्वियसली हम इसको कर सकते हैं, बट लैक ऑफ प्रैक्टिस जो है वो मेजर रोल प्ले करती है, तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैं इसमें सिर्फ एक ही डिफ़िकल्टी को एक्नॉलेज करती हूँ और वो डिफ़िकल्टी ये है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये जज करना कि आपने कौन सी टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई करनी है, ठीक है। इसके लिए हम ऑब्वियसली हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि जी ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में लगता है, ठीक है। हम जो मैनुअल चैप्टर 15 में जो सिचुएशंस अप्लाई करते रहे हैं 3 नंबर ऑफ ट्रायल्स तक, ठीक है, जब उससे एक्सीड कर जाएंगी तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की तरफ हम मूव करेंगे, ठीक है। इसमें किस सिचुएशन में हमने कौन सी प्रोबेबिलिटी लगानी है, इसके लिए मैं एक डिसीजन चार्ट बना रही हूँ जो आपको ये डिसीजन करने में हेल्प करेगा कि आपने किस कैटेगरी, किस सिचुएशन, कौन से सर्कमस्टांसेस ऐसे गिवन होंगे कि जिनकी बेस के ऊपर आप अपनी टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिटरमिन करोगे। सबसे पहले मैं इसको 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करूँगी। पहला है डिस्क्रीट वेरिएबल एंड दूसरा है इसी के अगेंस्ट, जब डिस्क्रीट होता है तो इसी के अगेंस्ट हमारे पास आता है कंटिन्यूस वेरिएबल। अच्छा, अब ये वही डिस्क्रीट और कंटिन्यूस हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इनका कॉन्सेप्ट सेम है कि डिस्क्रीट जो है वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स के हिसाब से जंप करता है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि जी हमारे क्लास में इस टाइम 15 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 15.5 स्टूडेंट्स नहीं हो सकते, या मेरे पास क्लास में 3 एसीज इस टाइम काम कर रहे हैं या लगे हुए हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकती कि 2.5 एसी हैं या 1.5 एसी हैं। इसी तरह मैं जब कंटिन्यूस में चली जाती हूँ तो कंटिन्यूस जो है वो कंटिन्यूस वेरिएबल है, ठीक है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो कि किसी एक पर्टिकुलर यूनिट के ऊपर जंप करे, ठीक है। जैसे आपकी हाइट है, मैं ये नहीं कह सकती कि या आप 5 फुट के हो या आप 5.5 फुट के हो,
5 फुट 1 इंच सम सेंटीमीटर्स, कुछ इस तरह से भी आपकी मेजरमेंट हो सकती है। या अगर वेट है तो मैं नहीं कह सकती कि या आप 50 किलो के हो या आप 51 किलो के हो, आप 50 समथिंग किसी भी केजीज में आप आ सकते हो। मतलब ये कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पास कंटिन्यूस वेरिएबल में फॉल करती हैं और कुछ ऐसी हैं जो कि कंटिन्यूस नहीं हो सकती, जो कि आपके पास यूनिट्स में जंप कर रही होती हैं। तो मैं डिस्क्रीट वेरिएबल को ब्रैकेट में ये लिख सकती हूँ कि बिहेव्स इन नंबर ऑफ यूनिट्स, और इसको हम ये लिख सकते हैं कि इट बिहेव्स एनालॉजिकली। आपके पास जो डिजिटल मीटर्स आते हैं, अगर मैं इसकी एक और एग्जांपल शेयर कर सकूं, तो कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जिनके अब डिजिटल मीटर्स आ रहे हैं। उन डिजिटल मीटर्स का मतलब ये है कि आपके पास जो स्पीड है वो 1 2 3 करके इंक्रीज़ कर रही होती है। आप जैसे एक्सेलरेटर प्रेस करते हो तो आपके पास स्पीड जो है वो 1 2 3 की काउंटिंग में इंक्रीज़ कर रही होती है। लेकिन अगर हम थोड़ी पुरानी गाड़ियाँ देखें, ठीक है, तो उन पुरानी गाड़ियों के जो मीटर होते हैं वो इस तरह होते हैं, और आप जैसे ही एक्सेलरेटर प्रेस करते हो तो सुई इस तरह से मूव करती है। विच मीन्स कि आप ये नहीं कह सकते कि सुई पहले 10 किलोमीटर पर आवर्स पे गई, उसके बाद 20 किलोमीटर पर आवर पे गई। नहीं, हम जज ही नहीं कर सकते कि उसने किस तरह से जंप किया, बिकॉज वो जंप कर ही नहीं रही। वो एनालॉजिकली बिहेव कर रही है, डिजिटली बिहेव नहीं कर रही, तो वो कंटिन्यूस वेरिएबल में फॉल करती है। ठीक है, चलें, ये दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं। जब आप डिसाइड कर चुकेंगे कि आपके पास जो डाटा गिवन है वो डिस्क्रीट में है या वो कंटिन्यूस में है, ठीक है, तो उसके बाद आप फर्दर फिर कैटेगरीज में जाएंगे और वो फर्दर कैटेगरीज डिस्क्रीट की कैटेगरीज होंगी। ठीक है, उसके बाद फिर आपने ये देखना होगा कि इधर इट फॉल्स अंडर इंडिपेंडेंट इवेंट or it falls under dependent event। ठीक है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, मैंने जब एंड लॉजिक करवाई थी तो एंड लॉजिक में भी यही दो कैटेगरीज हमने बनाई थी। ठीक है, हमने कहा था कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो वो विद रिप्लेसमेंट का केस होगा। ठीक है, और उसको हम डिस्क्रिप्टिवली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम उसको डिस्क्रिप्टिवली इस तरह से डिफाइन करते थे कि अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द अदर इवेंट। Occurrence of one event does not affect the occurrence of other event। अच्छा, और इसी के कंपैरिजन में जब मैं डिपेंडेंस की बात करती हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि occurrence of one event is affected बाय अदर। ठीक है, जब हम ये भी डिसाइड कर चुके कि हमारे पास जो डाटा है वो इंडिपेंडेंट में फॉल करता है या वो डिपेंडेंट में फॉल करता है, तो फिर इंडिपेंडेंट की आगे फर्दर दो कैटेगरीज मेरे पास बन जाएंगी। वो दो कैटेगरीज कौन कौन सी होंगी? पहली होगी हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरी मेरे पास होगी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है, इसमें यही आएंगी और जो डिपेंडेंट का केस होगा उसमें सिर्फ एक ही फॉल करेगी एंड दैट इज़ हाइपरज्योमेट्रिक। हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। और जब मेरे पास कंटिन्यूस वेरिएबल है तो उसमें मेरे पास फर्दर देयर इज़ नो मोर कैटेगरी, ठीक है, तो उसमें एक ही डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास अप्लाई होती है एंड दैट इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया, ये मेरे पास डिसीजन चार्ट है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा समराइज़ करती हूँ कि सबसे पहले मैंने ये देखना है मेरे पास डिस्क्रीट वेरिएबल है, ये कंटिन्यूस है। जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे पास कंटिन्यूस है तो मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो जाएगी, देयर इज़ नो मोर फर्दर कैटेगरी। जब मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे पास डिस्क्रीट वेरिएबल डाटा में है तो फिर मैं ये देखूँगी कि इधर इट इज़ इंडिपेंडेंट और इट इज़ डिपेंडेंट। जब मैं ये डिसाइड कर चुकी कि ये डिपेंडेंट है तो मैं हाइपरज्योमेट्रिक अप्लाई कर दूँगी, मेरे पास इसमें फर्दर कोई कैटेगरी नहीं है। जब मैं ये डिसाइड करूँगी कि देयर इज़ इंडिपेंडेंट इवेंट इन माय डाटा तो फिर मैं देखूँगी कि मैं उस पर बाइनोमियल अप्लाई करूँ या पॉइसन अप्लाई करूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। बाइनोमियल को स्टार्ट करने के लिए अगेन जैसे मैंने डिस्कस किया कि इसमें सिर्फ डिसीजन की गेम है कि आपने यही डिसाइड करना है कि आप किस सिचुएशन में कौन सी प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर रहे हो, तो वो डिसीजन आपने किस बेस पे करना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके लिए मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ शेयर करती हूँ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी प्रॉपर्टीज़ ये प्रॉपर्टीज़ आपको ये डिसाइड करने में मदद देंगी कि आपने किस टाइप ऑफ डाटा को अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी ये है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद डिस्क्रीट इंडिपेंडेंट डाटा, ठीक है। इसमें डिस्क्रीट वेरिएबल होता है और इंडिपेंडेंट होता है, जैसे हमने डिसीजन चार्ट में भी देखा, तो वही हमारी प्रॉपर्टी भी है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड डील करती है विद डिस्क्रीट इंडिपेंडेंट डाटा। इसमें जो मेरे पास सेकंड कैटेगरी आती है वो सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो ये है, द नंबर of trials are repeated for fixed number of times, that is n। मतलब आपने कॉइन एक बार टॉस करना है, 2 बार टॉस करना है, वो आपके पास डाटा में फिक्स्ड होगा, आपको गिवन होगा कि आपने कितनी बार जो है वो अपना ट्रायल रिपीट करना है या कितनी अटैम्प्ट्स आपने अपनी सैंपल में कितनी ट्रायल्स आपने उसको देनी है। जैसे आपने कॉइन एक बार टॉस करना है, 2 बार टॉस करना है, 5 बार टॉस करना है, ये आप ऑलरेडी फिक्स्ड रखेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर डिसीजन आपकी फेवर में नहीं आ रहा तो आप अपनी नंबर ऑफ ट्रायल्स को चेंज कर देंगे। दिस इज़ जस्ट लाइक कि अगर कोई शिप जो है वो मूव कर रहा है समंदर में और शिप के कैप्टन के पास कुछ जो है वो क्रू के या स्टाफ के लोग आते हैं, वो ये आके कहते हैं कि जी हम जो है वो डूबने के बहुत करीब हैं, पानी खतरे के निशान तक पहुंच गया है, तो डज़ नॉट मीन कि आपने ख़तरे का निशान जो है वो थोड़ा ऊपर कर देना है। नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर आपको अपना रिक्वायर्ड डिसीजन अगर नहीं मिल रहा तो डज़ नॉट मीन कि आप अपने नंबर ऑफ़ ट्रायल्स जो हैं वो इनको इंक्रीज़ कर दें। नंबर ऑफ़ ट्रायल्स जो हैं वो फिक्स्ड रहेंगे, ठीक है, कि आपने कितनी बार रिपीट करने हैं वो आपको इनिशियली जो है वो डिसाइड करके अपने नंबर ऑफ़ ट्रायल्स को फिक्स्ड करना पड़ेगा,
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। अच्छा, देन इसकी जो थर्ड कैटेगरी प्रॉपर्टी है डेट इज प्रोबेबिलिटी इज डिवाइडेड इन into two categories, that is success and failure। अच्छा, इसमें जो आउटकम्स हैं वो दो ही कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किए जा सकते हैं। हम आगे जाके दूसरी प्रोबेबिलिटी की टाइप्स में देखेंगे कि हमारे जो नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो दो से ज़्यादा कैटेगरीज में भी जा सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि हमारे पास आउटकम्स दो ही आ सकते हैं, या सक्सेस हो सकती है या फेलियर हो सकती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो उसको हम डिनोट करते हैं P से, एंड फेलियर को जो है वो हम डिनोट करते हैं Q से। ठीक है, और अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गिवन हो तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर खुद से निकाल सकते हैं। कैसे? सेम है कि जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमारे पास गिवन होती थी और हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार निकाल लेते थे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगर मेरे पास गिवन है तो चूँकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर मिला के वन बनते हैं। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि Q इज इक्वल टू 1 माइनस P। ठीक है, इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ईच ट्रायल। क्या मतलब कि अगर आपके पास कॉइन है तो उसको आप एक ट्रायल दो या 10 ट्रायल्स दो, आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो हर ट्रायल में 0.5 ही रहेगी, डेट इज़ 50%। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पहला कॉइन टॉस करते हुए हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 50% है तो दूसरा कॉइन टॉस करते हुए आपके पास हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाए, इंक्रीज या डिक्रीज कर जाए। दिस इज़ नॉट लाइक दैट कि अगर मेरे पास एक कैटेगरी में ब्लैक मार्कर्स हैं, एक में रेड मार्कर्स हैं, और मैं पहला ब्लैक मार्कर सैंपल ड्रॉ कर लेती हूँ, उसको रिप्लेस नहीं करती, तो जब मैं दूसरा सैंपल ड्रॉ करने जाऊँगी तो मेरे पास ब्लैक कैटेगरी के मार्कर्स की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ट्रायल। लेकिन मैं जब बाइनोमियल अप्लाई कर रही हूँ तो मैं बाइनोमियल की सिचुएशन में अप्लाई करूँगी कि मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल रिमेन कांस्टेंट फॉर ईच ट्रायल। मेरे पास ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि जब मैंने एक सैंपल ड्रॉ कर लिया तो सेकंड ट्रायल में जाते हुए मेरे पास प्रोबेबिलिटी कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर आपने ये डिसाइड करना होता है कि आपने बाइनोमियल अप्लाई करनी है। ठीक है, बाइनोमियल का फॉर्मूला क्या है? हम जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ R से डिनोट करते हैं। ठीक है, MCR, C आपके कैलकुलेटर में एज इट इज़ फंक्शन होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ P की पावर में R एंड QN माइनस R, ये मेरे पास बाइनोमियल का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, जिसके वेरिएबल्स में अगर डिफाइन करूँ तो वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स, स्मॉल n की बात हो रही है, या फिर सैंपल। ठीक हो गया, एंड R इज इक्वल टू रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी या हम इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में कहें तो फॉर विच
we are going to find probability। जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करने जा रहे हैं उसको हम आर कहेंगे। लेट्स से मैं हेड्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जा रही हूँ एक कॉइन में से, तो मेरे लिए हेड्स जो है वो मेरी आर है, वो मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। एंड पी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जैसे मैंने ऊपर प्रॉपर्टीज़ में भी आपके साथ शेयर किया सेम, ठीक है। और क्यू इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल, ठीक हो गया। अब एक हिंट है, ठीक है, वो हिंट ये है कि आपके पास इस क्वेश्चन में आर जो है वो कभी भी एन से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। मतलब कि आर शुड नॉट बी ग्रेटर देन एन। ये एक हिंट है आपके पास, ठीक है। मतलब आप किसी भी कैटेगरी में उतनी ही प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो जितना आपने सैंपल ड्रॉ किया है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 2 कॉइन्स टॉस किए हैं, मुझे बताएं कि 4 कॉइन्स में हट जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है। भाई जब आपने और ही इंक्रीज कर दिया है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, एक सेकंड हिंट भी है बेटा आपके लिए, और वो सेकंड हिंट ये है वेरिएबल ऑफ पी एंड आर शुड बी सेम। मतलब मेरे पास अगर पी में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस में हेड्स की प्रोबेबिलिटी गिवन है तो आर का जो यूनिट है वो भी, या वेरिएबल जो है वो भी सेम होना चाहिए। मतलब ये है कि मैं कहती हूँ कि जी मेरे पास पी गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये है कि हेड्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% है, तो मेरे पास जो आर है वो भी यही होना चाहिए कि मैं कितने कॉइन्स में हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मतलब ये एज ए हिंट हम यूज़ कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है उसका वेरिएबल और आर का वेरिएबल, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का वेरिएबल जो है वो हमारे पास सेम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर एक एग्जांपल लिख लेते हैं। ऑब्वियसली मैंने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली, मैंने आपके साथ फार्मूला शेयर कर लिया, फार्मूले में डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, हिंट्स हैं। इनकी कॉम्प्लिकेशंस आपको तभी समझ आ सकेंगी जब आपने कोई एग्जांपल की होगी, और आप एग्जांपल में जब उस क्वेश्चन में बैठ के जब डिसीजन करोगे ना कि मैं इस सिचुएशन में क्या अप्लाई करूँ, तो ऑब्वियसली वो उस चीज़ की रिटेंशन पावर जो है वो किसी भी चीज़ से ज़्यादा होती है। अच्छा जी, ये एग्ज़ाम्पल जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि हमने लास्ट टाइम भी एक एग्ज़ाम्पल की थी जिसमें हम कुछ सीट्स पे इलेक्शन लड़ने की और उसके बाद में उस सीट्स को रिटेन करने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमने फाइंड की थी। तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। लेट्स से 70% ऑफ the public likes Ahmed and 30% are against him. If 10 persons are
selected what is the probability that 6 of them will dislike him। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की थी वो ये कि ज़रूरी नहीं है जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ के साथ लिंक हो। मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, हरगिज़ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो लाइक्स को ही हम कह सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो होती है जिसको हम फाइंड करते हैं, और नॉर्मली हम प्रोबेबिलिटी सक्सेस की ही फाइंड कर रहे होते हैं। मतलब हम जब पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं तो हम ये कहते हैं कि जी हमारे पास होने के चांसेस क्या हैं। ठीक है, हम पास कितने % चांसेस है कि हम पास हो जाएंगे, मतलब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकाल रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मैं फेलियर के चांसेस फाइंड आउट कर रही हूँ तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो फेलियर हो जाएगी। ठीक है, तो P जो है वो हमेशा पॉजिटिविटी के साथ लिंक्ड नहीं है। जैसे हम इस क्वेश्चन में भी देख लेते हैं, हम सबसे पहले अपनी जो है वो प्रॉपर्टीज़ उसको पूरा करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख के हम ये कह सकते हैं कि हमारा डाटा डिस्क्रीट है। ठीक है, कैसे? क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन जो हैं वो जंप्स में ही इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। वो या 10 हो सकते हैं या 11 हो सकते हैं, वो 10.5 या 9.5 नहीं हो सकते। ठीक है, और जो वोट्स उन्होंने कास्ट करने हैं उनकी जो लाइक्स और डिसलाइक्स हैं वो भी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं लाइक कर रही हूँ तो मेरी फ्रेंड भी लाइक कर रही हो, या मेरा कोई जो दूसरा कैंडिडेट है वो भी लाइक ही करे। मेरी लाइक इंडिपेंडेंट इवेंट है, किसी और की लाइक या डिसलाइक एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं वो इसमें फिक्स्ड हैं या नहीं? बिल्कुल बेटा, हम इसमें वही एग्जांपल लेंगे जो हम अपनी स्टार्ट में भी 1 से 2 बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम कोई प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है, और हम पूरे लाहौर की लेट से पॉपुलेशन 2 करोड़ होती है और हम उसमें से 10,000 लोग सेलेक्ट करते हैं कि जी हम इन 10,000 लोगों को अपनी आइसक्रीम टेस्ट करवा लेंगे। अगर वो इसको लाइक या डिसलाइक करेंगे तो उसको हम अपनी उस रिज़ल्ट को हम अपने पूरे पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देंगे। लेट से 10,000 में से 50% लोगों ने कहा कि जी हम लाइक करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि 2 करोड़ पॉपुलेशन में से 1 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो इसको लाइक करती है। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे जो सैम्पल है वो 10% का सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, 10%, मतलब मेरी जो प्रॉपर्टी थी कि जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो फिक्स्ड होने चाहिए, तो मैंने नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ पे 10 जो हैं वो फिक्स कर दिए हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब मेरे पास गिवन क्या क्या चीज़ है। ठीक है, मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 70% ऑफ द पब्लिक लाइक्स अहमद। ठीक है, मतलब ये कि मेरे पास प्रोबेबिलिटी गिवन है लाइक्स की। ठीक है, मेरे पास प्रोबेबिलिटी गिवन है लाइक्स की, लाइक्स 0.7, और मेरे पास प्रोबेबिलिटी डिसलाइक्स की भी गिवन है। प्रोबेबिलिटी डिसलाइक्स की है 0.3। अगर वो ना भी देता तो हम इसको फाइंड कर सकते थे। दिस इज अंडरस्टूड कि अगर लाइक्स 70% है तो डिसलाइक्स 30% होंगे। मेरे पास n जो है वो 10 है, दिस इज फिक्स्ड। ठीक हो गया। अब मेरे पास जो r है, अब देखिएगा मैंने ऊपर जो आपको हिंट दिया, ठीक है, मैंने कहा कि वेरिएबल ऑफ p एंड r शुड बी सेम। ठीक है, हम जो चीज़ फाइंड करने जा रहे होते हैं, जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो उसी वेरिएबल में होती है। अच्छा, मैंने पहले भी बताया कि मेरा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, जो p है, वो पॉजिटिविटी के साथ
फिक्स्ड नहीं है। मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे पास यहाँ पे जो लाइक्स हैं वही प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। क्यों? क्योंकि मेरा जो आर है वो है 6 डिसलाइक्स। मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि मेरे पास अगर 10 लोगों का सैंपल सेलेक्ट हुआ है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 उनमें से डिसलाइक करेंगे अहमद को। जब मैंने इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो मेरे आर का वेरिएबल डिसलाइक्स है, तो मेरी पी का वेरिएबल भी जो है वो डिसलाइक्स ही होना चाहिए। तो ये जो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी, सक्सेस शुड बी पी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वही होती है जो हमारे आर का वेरिएबल होता है, विच मीन्स कि ये मेरी पी है एंड ये मेरा क्यू है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 डिसलाइक्स मैंने फाइंड करना है, इज इक्वल टू फॉर्मूला मेरे पास वही है, NCR मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ R मल्टीप्लाई बाय Q n माइनस R। C आपके कैलकुलेटर पे मौजूद होता है, ठीक है। हम इसको 10 मेरे पास 6 है मल्टीप्लाई बाय P मैंने 0.3 डिटरमिन कर लिया, R 6 है मल्टीप्लाई बाय Q है मेरा 0.7, N है 10 माइनस 6। आपके पास जो आंसर आएगा देख लीजिएगा, 10C 6 का जो आंसर है वो 210 होना चाहिए, ठीक है। और आगे 0.3 की पावर 6, 0.7 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 0.0367। 10C 6 फैक्टर को फाइंड करके C का वेरिएबल ज़रूर फाइंड कर लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो कि आप C का फंक्शन कैलकुलेटर पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और इसका आंसर आएगा 210। अच्छा, अभी तक हम जो बेसिक प्रोबेबिलिटी में फाइंड करते आ रहे थे वो ऑब्वियसली मैंने आपसे शेयर किया था कि 2 कॉइन्स टॉस करने की या मैक्सिमम 3 ट्रायल्स की जो है वो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे थे। या उस वक्त क्योंकि हमें फार्मूला नहीं पता था तो हम मैनुअली जितने ऑप्शंस बना सकते थे हम उसी ऑप्शंस में से अपने फार्मूले को अपने जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते आ रहे थे। लेकिन अब हम थोड़ा सा उससे एडवांस लेवल पे जाते हैं। हम ये कहते हैं कि जी एग्जांपल एक और सॉल्व करते हैं, ठीक है। इफ 6 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर ये 6 कॉइन्स वाला क्वेश्चन हमें मैनुअली करना पड़ता तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल हो जाता। व्हाट इज द probability of getting number 1 2 heads, number 2 4 heads, number 3 8 heads, number 4 3 tails, number 5 at least 1 head, number 6 at most 2 heads, number 7
at least 2 heads. Number 8, at least 3 tails. Number 9, at least 5 heads. Number 10, at most 5 tails. और इसकी रिक्वायरमेंट है अप्लाई बाइनोमियल। ठीक है, अप्लाई बाइनोमियल। ठीक है, अच्छा जी, इसमें आप अपनी सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो देख सकते हैं। मैं इसमें जो वही केसेस डिस्कस करूँगी जो मुझे लगता है कि थोड़े एक आध केस ही ऐसा है जो थोड़ा हटके है। बाकी हम 3 पॉइंट्स वाले केस में हम एट लीस्ट और एट मोस्ट के ऊपर अच्छी खासी डिबेट कर चुके हैं क्लास में। ठीक है, मैं जो डिस्कस करना चाह रही हूँ वो इस वक्त बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें हर ट्रायल में आपकी जो आउटकम होती है वो फिक्स्ड रहती है। ठीक है, आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है दैट रिमेन्स सेम। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इस केस में है, आप 1 कॉइन टॉस करो या आप 6 कॉइन्स टॉस करो, ठीक है, आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स है वो 0.5 ही रहेगी और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स है वो 0.5 ही रहेगी। अब जिस केस में मेरी प्रोबेबिलिटी है हेड्स फाइंड करने की, मतलब मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ आर है, मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो 2 हेड्स है, तो मेरा हेड्स वाली प्रोबेबिलिटी पी हो जाएगी और ये क्यू हो जाएगी। चूंकि इन दोनों केसेस में पी और क्यू सेम है तो आपको इतना डिफरेंस नहीं फील होगा। लेकिन अगर ऐसा होता कि मेरे पास पी जो है वो एक फर्स्ट केस में मेरे पास p 0.7 होता, ठीक है, और दूसरी वैल्यू 0.3 होती, और जब मैं नेक्स्ट केस में जाती तो नेक्स्ट केस में इसकी नहीं इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने फाइंड करनी होती, तो मेरे पास 0.3 जो है वो p बन जाता। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने देख लेना है, लेकिन इसमें यहाँ इस क्वेश्चन में ये अप्लाई इसलिए नहीं होगा क्योंकि p और q चाहे हेड्स हो चाहे टेल्स हो, आपने जो भी फाइंड करना हो दोनों की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, तो p और q रिमेन सेम। ठीक है, तो इसलिए आपको इसमें इतना फर्क नहीं आएगा। अच्छा, पहला जो क्वेश्चन है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। ठीक है, बाइनोमियल से सॉल्व करना है तो बाइनोमियल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक हो गया। n इसमें कितना है जी, 6 कॉइन्स वर टॉस्ड। ठीक है, तो n मेरे पास 6 है, c एज इट इज, r 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो r 2 है क्योंकि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 2 है, p 0.5 है, पावर में 2, q 0.5 है और 6 - 2। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.234। अच्छा जी, सेकेंड पार्ट आपने खुद करना है। ठीक है, मैं थर्ड पार्ट पे जा रही हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 हेड्स। अच्छा जी, मैंने 6 कॉइन्स टॉस किए हैं और मैं फाइंड ये करना चाह रही हूँ कि मेरे पास 8 हेड्स की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बेटा मैंने ऊपर एक हिंट दिया था, ठीक है, और वो हिंट आपके माइंड में होना चाहिए। वो क्या माइंड में होना चाहिए हिंट, आर शुड नॉट बी ग्रेटर देन n। जब मेरा n 6 है, मैं ये कह रही हूँ कि मैंने 6 कॉइन्स टॉस किए हैं, तो मैं ये कैसे फाइंड कर सकती हूँ कि उसमें से 8 हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या है। क्यों,
क्योंकि अगर सारे के सारे कॉइन्स के ऊपर हेड्स आ जाए इवन देन वो 8 नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपका r जो है वो n से ग्रेटर हो गया है। तो मैं इस केस में ये कहूँगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 हेड्स इज इक्वल टू कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। मैं 8 हेड्स की प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड कर सकती। क्यों? क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है वो 6 हेड्स तक की आ सकती है। मैं 8 हेड्स तक जा ही नहीं सकती। मेरे पास 8 हेड्स की कोई पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है 6 के केस में कि मेरे पास अगर 6 आउटकम्स हैं, 6 कॉइन्स मैंने टॉस किए हैं, तो हाउ वुड आई से कि मैं 8 हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकाल सकूं। इसके बाद क्वेश्चन है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट में हमने ये शेयर किया था, ठीक है, एटलीस्ट में हमने ये शेयर किया था कि आपके पास एटलीस्ट का मतलब ये होता है कि कम से कम तो ये हो, मतलब कि कम से कम एक हेड तो हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है कम से कम एक हेड हो, ठीक है, इससे ज़्यादा हो तो हो लेकिन कम से कम एक ज़रूर हो। जब कम से कम एक हेड है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? जब कम से कम एक हेड होना चाहिए बेटा, ये उसी तरह है जो हमने बोर्ड पे अपने 3 कॉइन्स की मैक्सिमम आउटपुट बना के जो आउटकम्स हमारे पास आई थी उसमें भी हमने सेम कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, एटलीस्ट और एट मोस्ट के, ठीक है। यहाँ पे फिर वही चीज़ डिस्कस हो रही है कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड की बात हो रही है तो 1 हेड तो कम से कम होना चाहिए हमारे आउटकम में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने हेड्स हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा उतने ही हेड्स हो सकते हैं जितने कॉइन्स हम टॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 6 कॉइन्स टॉस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स तो फिक्स्ड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड वुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड plus probability of 2 heads plus probability of 3 heads plus probability of 4 heads plus probability of 5 heads plus probability of 6 heads। अब हम इस हर एक प्रोबेबिलिटी के लिए हम अपना बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाते जाएंगे, ठीक है। जैसे हम क्या करेंगे कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड निकालने जा रहे हैं तो R1 होगा मेरे पास, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड वुड बी इक्वल टू n तो 6 ही रहेगा, C रहेगा, R1 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 0.51 मल्टीप्लाई बाय 0.56 माइनस 1 प्लस n 6 रहेगा, CR2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 0.52 मल्टीप्लाई बाय 0.56 माइनस 2, ठीक है। इस तरह करके आप 6 तक चले जाएंगे। जब आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड निकालना है तो आई रिपीट, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब ये है कि कम से कम एक हेड हो, एक से ज़्यादा जितने भी हों कम से कम एक हेड हमारे आउटकम में होना चाहिए। कम से कम एक हेड का मतलब है कि एक हेड या उससे ज़्यादा, मैक्सिमम 6 तक, क्योंकि हम 6 कॉइन्स ही टॉस करने जा रहे हैं। तो जब हम मैक्सिमम 6 तक जा सकते हैं और कम से कम एक होना चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 इन हेड्स को हम प्लस करके, इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को हम प्लस करके अपने एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। अच्छा, मैंने वेरी फर्स्ट डे जब प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करवाई थी तो बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर किसी एक इवेंट की जब ऐड होती हैं तो 1 बनता है, ठीक है। एक इस चीज़ का मतलब है कि एक इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो 1 के इक्वल होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं फाइंड ये करना चाह रही हूँ कि मेरे पास कम से कम एक हेड होना चाहिए
और मुझे पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 के इक्वल होती है, तो अगर मैं इतना लंबा प्रोसेस करने की बजाय, सबको ऐड करने की बजाय, अगर 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड माइनस कर दूं, ठीक है, मैं अगर 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड्स माइनस कर दूं, तो क्या मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड नहीं आती? बेटा इसको ध्यान से देखिएगा, बार बार सुनिएगा और फिर बताइएगा कि जब मैं सारे हेड्स को, सारी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करके अपना आंसर ले रही हूँ और इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जा रही हूँ, तो अगर मैं उसके ऑल्टरनेट के तौर पे अगर मैं 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड्स माइनस कर दूं, तो क्या मेरा आंसर सेम नहीं आएगा? इसको दोनों तरीक़ों से करके देखिएगा, एटलीस्ट 1 हेड वाले केस को, और उसके बाद एटलीस्ट जितने भी एटलीस्ट वाले केस हैं वो आपने देखने हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड्स का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए, 2 से ऊपर ना जाए, ठीक है। तो जब मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड्स है, एट मोस्ट 2 हेड्स है, तो बेटा मुझे ये समझ आती है कि मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, और इससे आगे कुछ भी नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स तो मतलब 2 या उससे कम। अब 2 आएंगे तो उससे कम कितने हैं? 1 हेड उससे कम है और 0 हेड उससे कम है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड आप किस तरह लगाओगे? 6c0 मल्टीप्लाई बाय 0.5 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 0.56 माइनस 0, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड्स आ जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखिएगा, सी का फैक्टर लगा के देखिएगा, अगर कहीं कोई इशू आता है तो वो आप मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है आपका कि आप लेट से 0 1 2 3 4 5 6, जब मैं 6 कॉइन्स तक जा रही हूँ और मैं ये कह रही हूँ कि मेरे आउटकम में एटलीस्ट 1 होना चाहिए, तो जब एटलीस्ट 1 होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 हो सकता है। मैं इस केस में ये कर रही हूँ कि 1 2 3 4 5 6 की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर रही हूँ, ठीक है। जबकि मुझे करना ये चाहिए कि मैं 1 में से ये पोर्शन सिर्फ माइनस कर दूँ, क्योंकि 0 से लेके 6 तक 1 है, तो जब मैं 1 में से ये पोर्शन माइनस कर दूंगी तो रिमेनिंग पोर्शन यही आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। इसीलिए मैं एटलीस्ट 1 हेड में बाकी की सारी ऐड करने की बजाय 1 में से 0 माइनस करूंगी। अच्छा जी, दिस इज़ इट विद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहीं तक था। बाइनोमियल की हमने प्रैक्टिस भी कर ली एंड फेयर प्रैक्टिस हमने कर ली है, ठीक है। इसके बाद हमने पॉइसन करना है, और दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, और क्लास में जो है वो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आई।